अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 7 का जो फर्स्ट टॉपिक था वो हम लोग कर चुके थे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है जो आप लोगों के पास इंक्लूडेड है, वो उसकी तरफ आएंगे जिसका नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, तो बीच में एक टॉपिक है जिसका नाम है एसिड रेन, तो वो आप लोगों का एक्सक्लूडेड है, इसलिए हम लोगों ने उसको कवर नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब जाते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस को। कॉन्टैक्ट प्रोसेस का मतलब क्या है, पहले उसको समझेंगे, फिर समझेंगे कि इसके अंदर होता क्या है, फिर आप लोग इसके रिलेटेड डायग्राम्स वगैरह भी सीखेंगे। ठीक है, तो नाम है इसका कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है? ये वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग को पढ़ते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग को इसके अंदर पढ़ा जाता है, यह सीखा जाता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है, ऐसा तरीकाकार है कि कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके, जिनसे थ्रू मतलब जिनके जरिए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हो। कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है। ठीक है, तो अब ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड हम लोगों को बनाने के लिए कौन से प्रोसेस से गुजरना चाहिए वो हमें कॉन्टैक्ट प्रोसेस से पता चलता है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं जिसके जरिए हम लोग गुजर के सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कि मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड को कैसा बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला सीख लें। फार्मूला होता है H2SO4, इसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है होल, ठीक है, क्योंकि इसका पीएच लेवल काफ़ी लो होता है। ठीक है, तो अब हमारी केमिकल्स के अंदर मैं इसको किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहा जाता है? किंग ऑफ केमिकल्स। अब इसके पीछे क्या रीजन है कि हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को ही क्यों किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं? बाकी भी तो एसिड्स हैं, जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके बाद कार्बोनिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, बहुत ज़्यादा एसिड्स हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड को ही क्यों मानते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को मानने की ये वजह है क्योंकि ये मुख्तलिफ प्रोसेस मतलब मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बनाने के काम आता है। ठीक है, ये बहुत सी चीज़ों के अंदर इस्तेमाल होता है, जिस तरीके से आप लोग पढ़ते हो फर्टिलाइजर्स वगैरह में, ठीक है, मेडिसिन में, प्लास्टिक्स में, बहुत सी चीज़ों के अंदर ये इस्तेमाल होता है। बस इतना याद रख लें कि हम लोग इसको किंग ऑफ केमिकल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने के काम आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट में एज अ रॉ मटेरियल काम आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के बगैर वो मटेरियल्स, वो प्रोडक्ट, वो चीज़ें हम लोग नहीं बना सकते, इसलिए हम लोग इसको किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है कि ये बाकी केमिकल्स के मुकाबले में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि बाकी केमिकल्स का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, समझ आ गई? अब यहाँ से अब वापस टॉपिक की तरफ आते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब सीखेंगे कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं। तो पहला स्टेप होता है सल्फर बर्निंग। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर सल्फर को बर्न किया जाता है। तो इसमें बर्निंग हमेशा याद रखिए, जहां पर भी बर्निंग का इस्तेमाल है, जहां पे बर्निंग का नाम है, ये चीज़ याद रख लेनी है, जहां पे बर्निंग का नाम है वहां पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी। ठीक है, याद रखिएगा, विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग नहीं होती, विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग नहीं होती। आग लगाने के लिए, बर्निंग के प्रोसेस के लिए, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए हीट का होना ज़रूरी है। हीट का मतलब हीट का निकलने के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। ठीक है, ऑक्सीजन होगी तो बर्निंग होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो बर्निंग नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि जो सल्फर बर्निंग होती है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मदद से सल्फर को बर्न किया जाता है। क्या किया जाता है? बर्न किया जाता है। तो एज अ रिजल्ट आप लोगों के पास एक गैस रिलीज होती है जिसका नाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या नाम होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। अब कैसे बनती है? अभी आप लोगों ने सीखा, सल्फर को विद ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है, मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी में आग लगाई जाती है, तो आप लोगों के पास सल्फर डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, किसकी प्रोडक्शन होती है? सल्फर डाइऑक्साइड की। तो यहाँ से आप लोग ये याद रखिएगा, जहाँ पे भी हीट होगी, जहाँ पे भी हम लोग बर्निंग कर रहे हैं, वहाँ ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी, ऑक्सीजन के बगैर बर्निंग नहीं होती। ठीक है, अच्छा क्या? तो आप लोग क्या करें, मोमबत्ती लें, एक मोमबत्ती लें, उसको आग लगाएं, उसके ऊपर आप लोग शीशे का गिलास रख लें ताकि आप लोग नजर भी आ सके।
आप लोग देखिएगा जब तक उस ऑक्सीजन उसके अंदर मौजूद है आप लोगों के ग्लास के अंदर, तब तक वो उसको आग लगी रहेगी, ठीक है। जैसे ही उसके अंदर से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो जब आप उसको बिल्कुल बंद कर दोगे ना, मतलब ऊपर से ढका हुआ है, तो जब आप लोग शीशे में से देख रहे हो जब ऑक्सीजन कमी होगी, क्योंकि जब बर्निंग का प्रोसेस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाती जा रही है, तो वो ऑक्सीजन वहाँ से ख़त्म होती जा रही है। तब वो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो बर्न वहाँ से आप लोग देखोगे मोमबत्ती जो है वो भी बुझ जाएगी, वो भी अब नहीं जल रही। क्यों नहीं जल रही? ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन के बगैर बर्निंग नहीं होती। तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ सल्फर बर्निंग वो प्रोसेस है जिसमें याद रखिएगा सल्फर को बर्न किया जाता है। बस याद रख लें सल्फर बर्निंग, ज़ाहिर बात है सल्फर को बर्न कर रहे हैं किसकी मौजूदगी में, साथ ऑक्सीजन होगी तो बर्निंग होगी, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दें, सल्फर और ऑक्सीजन मिलेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। समझ आ गई? यही प्रोसेस होता है सल्फर डाइऑक्साइड का बनना, ठीक है। तो पहला हो गया सल्फर डाइऑक्साइड का बनाना। सेकंड, प्योरिफिकेशन ऑफ गैसेस। प्योरिफिकेशन ऑफ गैसेस, जब हम लोग बर्निंग करते हैं साथ मुख्तलिफ तरह के डस्ट पार्टिकल्स और देखिए मुख्तलिफ तरह की और चीज़ें भी बनती हैं, ठीक है। तो अब उसको प्योरीफाई किया जाता है, उसको प्योरीफाई किया जाता है, क्योंकि हमें सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए, साथ से बाकी प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, फिल्टर पेपर से गुजारते हैं, या फिल्टर पेपर का इस्तेमाल या फिल्ट्रेशन की जाती है, फिल्टर पेपर यूज़ किया जाता है, या आप लोग बोलें फिल्ट्रेशन की जाती है। फिल्ट्रेशन इसका क्या मतलब होता है, ताकि हम लोग वहाँ से मुख्तलिफ तरह के डस्ट पार्टिकल्स को ईजीली रिमूव कर सकें, ठीक है, उनके पास से डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर सकें। याद रखिएगा पहला स्टेप याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड बनाई, फिर उसको प्योरीफाई किया कि उससे बाकी चीज़ों को निकाला, सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड हमें चाहिए, उसे आगे शिफ्ट कर दिया। अब आगे जो शिफ्ट करेंगे वो नेक्स्ट प्रोसेस है, थर्ड, ठीक है। गिने जो 5 स्टेप्स हैं, फिंगर स्टेप पे याद रख लें। पहला सल्फर डाइऑक्साइड बनानी है, बन गई, उसको प्योरीफाई करना है, कर लिया। सल्फर ट्राइऑक्साइड बनानी है, बना ली। फिर ओलियम बनाना है, ओलियम बना लिया। फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनानी है। बस ये 5 स्टेप्स। तो 5 स्टेप्स उंगलियों पे याद रख लें तो इजीली सॉल्व। तो फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड थर्ड स्टेप आ गया। तो थर्ड स्टेप में आप लोग क्या करेंगे, SO3 के रिएक्शन करवाएंगे दोबारा। यहाँ पे किससे बनेगी, SO2 जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना है उसे उठा के आगे शिफ्ट कर देना है। याद रखिएगा जो पिछले चैम्बर में या पिछले स्टेप में या पिछले प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बनेगा वही आगे इस्तेमाल होने वाला है, वही नेक्स्ट स्टेप में इस्तेमाल होना है। तो स्टेप बाय स्टेप ये याद रखना है कि भाई पहले में जो बनेगा वो दूसरे में इस्तेमाल होगा, जो दूसरे में बनेगा वो तीसरे में, जो तीसरे में बनेगा वो चौथे के अंदर इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड को पहुंचा दिया, उसके साथ हम लोग दोबारा ऑक्सीजन को ऐड करवाएंगे, उसके साथ दोबारा ऑक्सीजन को ऐड करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए। जब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन को दोबारा ऐड करवाएंगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा, SO3 बन जाएगी, SO3 बन जाएगी। तो लेकिन हमें डायरेक्टली वो नहीं बननी, क्योंकि बर्निंग नहीं कर रहे ना, बर्निंग करते तो स्पार्क देनी पड़ती है हल्की सी चिंगारी, लेकिन यहाँ पे ऐसा प्रोसेस नहीं हो रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे कैटलिस्ट का, कुछ ऐसी कंडीशंस का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि आप लोग यहाँ पे कैटलिस्ट इस्तेमाल करोगे, कैटलिस्ट का नाम होगा V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड क्यों बोला जाता है, पेंटाऑक्साइड ऑक्सीजन से ऑक्साइड आ गया, 5 को क्या बोलते होते हैं, पेंटा, 5 किसके, पेंटाऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि 5 ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ, तो ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड हो गया, ठीक है। सेकेंड, उसके साथ हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 445 सेल्सियस, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 445 सेल्सियस टेम्परेचर इसे देना पड़ेगा, ताकि इसमें बॉन्ड ब्रेकेज करके ऑक्सीजन के तब ही उनके नियर आप लोग बॉन्ड बना सकते हो। थर्ड चीज, आप लोग प्रेशर, ये दोनों गैसेज है ना, इनमें प्रेशर इफेक्ट करता है, तो हम लोग प्रेशर को क्या कर देंगे, 2 atm, 1 atm से बढ़ा के 2 atm कर देंगे। 1 atm वो प्रेशर है जो अभी हम लोग फील कर रहे होते हैं, 2 atm इससे डबल प्रेशर ज्यादा, ठीक है। जब प्रेशर ज्यादा करेंगे तो गैसेस एक दूसरे के करीब आएंगी, जब एक दूसरे के करीब आएंगी तो रिएक्शन फास्टली होगा। अब ये रिएक्शन अगर ATM प्रेशर हम लोग ज्यादा ना करें तो फिर क्या होगा, फिर सोचने की बात ये जो अभी ये SO3 बनने का प्रोसेस है, अब ये SO3 बनने का प्रोसेस ऐसा है कि इसमें अगर ये 10 मिनट में बन रहा है या 15 मिनट में बन रहा है, अगर हम लोग प्रेशर इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये आप कितने में बनेगा, 5 मिनट बनेगा, 2 मिनट में, 3 मिनट में, मतलब प्रेशर ज्यादा करने से रिएक्शन स्पीड अप हो सकता है। इसलिए हम लोग ATM प्रेशर को ज्यादा कर लेते हैं ताकि गैसेज एक दूसरे के ज्यादा करीब होकर रिएक्शन कर सके, ठीक है। तो फिर आप लोगों का रिएक्शन कैसे होगा, SO2 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को कैटलिस्ट इस्तेमाल करके 445 सेल्सियस टेम्परेचर देके और 2 atm प्रेशर देके, ठीक है।
तो हमारे पास SO3 बन जाएगा और साथ में हीट रिलीज होगी, साथ में हीट रिलीज होगी। हीट क्यों रिलीज हो रही है भाई, अभी आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। SO3 मतलब से साथ हीट क्यों रिलीज हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जहां पे भी होता है वहां पे हीट रिलीज लाजमी होती है, ठीक है, याद रखना जिसके साथ भी रिएक्शन कर रहा हो। तो आप लोगों को ये समझ आ गई है। यहाँ से एक यहाँ पे पॉइंट अपने लिए लिख लें कि ये आप लोगों के पास कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक, ठीक है। अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि प्रोडक्शन ऑफ SO3 कौन सा प्रोसेस है, तो आप लोगों को पता हो कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट रिलीजिंग प्रोसेस, हीट रिलीजिंग प्रोसेस, ठीक है, जिसके अंदर हीट रिलीज हो रही है, निकल रही है। तो यहाँ पे हीट प्रोडक्ट में निकल रही है ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए प्रोडक्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, समझ आ गई आप लोगों के पास। अब आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओलियम। अब यहाँ से SO3 बन गया। अब इस SO3 का इस्तेमाल करके हम लोग ओलियम बनाएंगे। ओलियम क्या होता है, H2S2O7, ठीक है, H2S2O7। तो यही आप लोगों के पास एक ओलियम का फॉर्मूला है। अब याद रखिएगा, एक चीज याद रखनी, ओलियम बनेगा कैसे। ओलियम बनेगा किसकी मदद से, एक गुज़िश्ता सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से, ठीक है। अब वो सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा होगा जिसको हम लोग उठाएंगे, SO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ओलियम को बनाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा एक ऐसा एसिड उठाएंगे जो कि पहले से सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। वो सल्फ्यूरिक एसिड है, हम लोग खुद अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे, जिसको हम लोग रिएक्शन करवाएंगे SO3 के साथ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ओलियम की फॉर्मेशन में H2SO4 को रिएक्ट करवाया जाता है SO3 के साथ। जब हम लोग H2SO4 को रिएक्ट करवाते हैं SO3 के साथ, तो आप लोगों के पास ओलियम बनता है। अब ये जो ओलियम होता है, इसके पास याद रखिएगा, आप लोग ये सोच रहे होगे कि भाई हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं, तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का कहाँ से काम आ गया। याद रखिएगा, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड ये वो सल्फ्यूरिक नहीं एसिड होता जो हमारे पास प्योर फॉर्म में निकलता है। ये वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो कि इम्प्योर फॉर्म होती है, जो कि इम्प्योर फॉर्म होती है, ठीक है। इसको आगे प्योरीफाई किया रहेंगे, ठीक है। अब ये प्योर फॉर्म में तो नहीं है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली SO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जब SO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, H2S2O7 बन जाएगा, H2S2O7 बन जाएगा। तो ये हमारे पास ओलियम कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ओलियम। तो यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये टूटेगा नहीं, तो डायरेक्टली इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो आप लोगों के पास देखें बैलेंस है, H2O7 बनेगा और यही ओलियम होता है। लेकिन ये एक अनस्टेबल फॉर्म होती है, इसको ज़रा सा आप लोग क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हल्की सी हीट देंगे, तो ये दोबारा H2SO4 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए जो लास्ट प्रोसेस है वो फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 का है, कि इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 होना चाहिए। कंसनट्रेटेड कौन सा होता है, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक डाइल्यूट होता है, एक कंसनट्रेटेड होता है। कंसनट्रेटेड वो होता है जिसके पास सल्यूट की तादाद ज़्यादा होती है और डाइल्यूट में कम होती है। तो यही काम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखें फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 में हम लोग क्या करते हैं, जो आप लोगों के पास ओलियम होता है, ओलियम के साथ ऐड करवाया जाता है वाटर, ऐड H2O इन ओलियम। ओलियम के अंदर क्या चीज़ ऐड करवाई जाती है, वाटर को ऐड करवाया जाता है, ठीक है। कंसनट्रेटेड का लफ्ज़ याद आ गया, कंसनट्रेटेड से याद रखना है भाई वाटर को ऐड करवाना है, ठीक है। तो वाटर को ऐड करवा दिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो H2O7 उठाया, H2S2 ओलियम उठाया, उसके साथ वाटर को रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। तो मैंने भी कहा था ये अनस्टेबल फॉर्म होती है, हल्का से इसको पानी में डालोगी, यहाँ इसके अंदर कन्वर्ट होगी और सल्फ्यूरिक एसिड बना देगी। और वो सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड होगा, वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा, डाइल्यूट नहीं होगा। याद रखना है, वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा, वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा, ठीक है। याद रखना है इस चीज़ को। अब हल्का सा हीट भी दोगी फिर भी टूटेगा, लेकिन वो टूटने का ये मतलब है कि दोबारा इन चीज़ों में कन्वर्ट होगा, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनेगा। हमें SO3 तो नहीं चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, तो हम लोग तब इसको वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं ताकि सल्फ्यूरिक एसिड बना सकें। अब ये था आप लोगों के पास प्रोसेस और ये उसकी डायग्राम है। इस डायग्राम को समझे कि ये बिल्कुल यही इन जो प्रोसेस हैं इनको शॉर्टकट वे में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, डायग्राम के साथ। सबसे पहले ऑक्सीजन और ड्राई एयर एक सल्फर ऐड करवा दिया और वहाँ पे फर्नेस है, पहला स्टेप है फर्नेस। ये ब्लैकिश याद रखिए, ब्लैक पहला स्टेप है, इसमें स्टेप को याद रखिएगा, ब्लैक वाला पहला स्टेप है। इसमें क्या किया, फर्नेस है, फर्नेस में आप लोगों ने हीट दी, हीट आग लगाई, ठीक है। आग लगाई किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो आप लोगों के पास सल्फर डाइऑक्साइड बन गई।
अब सल्फर डाइऑक्साइड को यहाँ पे प्योरीफाई करना है। ये जो आगे एरिया ये प्योरीफाई का जो नेक्स्ट चैम्बर है ये वाला, इस चैम्बर में दो चीज़ें पहुँचेंगी, एक सल्फ्यूरिक SO2 सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, और दूसरी साथ पहुँचेगी ऑक्सीजन। तो ये दोनों चीज़ें वहाँ पहुँचेंगी तो तीन चीज़ें वहाँ इस्तेमाल करनी है, एक कैटालिस्ट वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, सेकेंड आप लोगों के पास टेम्परेचर 445 सेल्सियस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 atm। तो ये देना है उनको। जब उसको देंगे, देखें ये दरमियान में चीज़ें, अगर ये यहाँ पे पहुंचे तो दोबारा क्या बनेगा, SO3 बन जाएगी। अब SO3 आगे नेक्स्ट चैम्बर की तरफ मूव करेगी। दो स्टेप्स से समझ आ गई कि SO2 बनी, वो नेक्स्ट चैम्बर में गई, SO3 बन गई, किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से और कैटालिस्ट की मदद से। अब वो SO3 नेक्स्ट चैम्बर में जाएगा, नेक्स्ट चैम्बर में देखें क्या होगा। नेक्स्ट चैम्बर में जाने के बाद हम लोग ओलियम बनाते हैं। ओलियम किसकी वजह से बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से। तो हम लोग ऊपर से खुद से H2SO4 इम्प्योर फॉर्म वाली ऐड करवाएंगे। तो यहाँ से H2SO4 हम लोगों ने ऐड करवाया, वही नीचे आके ओलियम के साथ मिला ना, सॉरी आप लोगों के पास SO3 के साथ मिला तो ओलियम के अंदर कन्वर्ट हो गया। किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ओलियम के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब इस ओलियम को नेक्स्ट नीचे प्रोसेस में नहीं किए, वहां से हम लोगों ने साइड से क्या ऐड करवाया, वाटर। तो जब ये ओलियम नीचे आया, इसके बाद वाटर को ऐड करवाया, तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो वाटर H2SO4 बनेगा, क्योंकि ओलियम बन गया, उसके साथ डायरेक्टली वाटर को ऐड करवाओगे तो सल्फ्यूरिक एसिड, प्योर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। तो यहाँ से भी ओलियम नीचे आएगा, ये रेड वाला ओलियम है, ये नीचे आएगा, तो यहाँ से वाटर ऐड करवाया, तो जो प्रोडक्ट यहाँ बना है, ठीक है, ब्लू ब्लू देखिए, जो प्रोडक्ट बना है वो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड है, जो कि कंसंट्रेटेड, ठीक है, समझ आ गई। यही था कांटेक्ट प्रोसेस, ठीक है, यही था क्या, कांटेक्ट प्रोसेस। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि हाइब्रिड साइकिल या हाइब्रिड प्रोसेस है, ठीक है, अमोनिया की प्रोडक्शन सीखेंगे। तो अब ये रेज कर लूँ बस, तो और अगर नोट करना है तो नोट कर लें, क्योंकि स्टेप्स आप लोगों के पास नहीं है, वरना नोट्स वगैरह में लिखे हुए आप लोगों को जिस तरह ये लेक्चर मिलेगा, तो उसके बाद आप लोगों के पास ये सीखने के बाद और नोट करने के बाद याद रखिएगा, जब तक खुद नहीं नोट करेंगे तब तक समझ नहीं आएगी। नोट करेंगे, अपने पॉइंट्स बनाएंगे तो ही समझ आएगी। मैं मानता हूं कि आप लोगों के पास नोट्स हैं, नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा नोट्स भी आप लोगों को सिर्फ इसलिए हैं कि आप लोगों को गाइडलाइन मिल सके, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो सके, आप लोगों को याद करने में आसानी हो। तो वहां से जाके ये 5 प्रोसेस, ये स्टेप्स याद रख लें 5, बस ये आप लोगों के नाम में ही, इनके नाम में ही जो ये 5 स्टेप्स हैं, 1 2 इनके नाम से ही आप लोगों को आंसर्स पता चल जाएंगे। तो 5 स्टेप्स याद रखने हैं, तो ये बिल्कुल डिटेल के साथ लिखे हुए हैं, या तो मैं पॉइंट्स के साथ एक्सप्लेन करता हूँ ना, तो वहाँ डिटेल के साथ लिखे हुए हैं, तो आप लोग वहाँ से आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से लें। आप लोगों को जो नोट्स मिले हैं उनके साथ जो खुद बनाए उसके साथ कंपेयर करें। जब कंपेयर करेंगे अपनी गलतियां खुद निकलेंगी, जब अपनी गलतियां निकलेंगी तो तब इम्प्रूव करोगे ना। बगैर अपनी गलतियां निकाले, बगैर अपने आप को सिखाए, नेक्स्ट चीज़ों को सीखे, आप लोग कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो यही यहाँ पर आती है कि आप लोग अपने आप को हमारे नोट्स के साथ कंपेयर करें, लेकिन याद रखिए अपने नोट्स खुद बनाने ज़रूरी हैं। तो कंपेयर करोगे तभी ना, तभी आप लोग सीखोगे कि भाई यहाँ पे इन्होंने क्या ऐड करवाया है, हमारे पास किस चीज़ की कमी है। तो ये आप लोगों के पास पेपर के लिए भी तैयारी इसी तरीके से साथ साथ होगी, ठीक है। तो नोट कर लें, आप लोगों के पास ये है, मैं साइड से हट रहा हूँ, फिर मैं इसे रेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हैबर प्रोसेस, ठीक है। अब हैबर प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल जिस तरीके से आप लोगों ने कांटेक्ट प्रोसेस को पढ़ा, 5 स्टेप्स पढ़े, हैबर प्रोसेस है, इसके भी 5 स्टेप्स हैं, ठीक है। इसके लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसकी भी डायग्राम ग्राफ ड्रामेटिकली आप लोगों के पास सामने मौजूद है, लिखी हुई है या बनी हुई है। तो अब आ जाते हैं हैबर प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करने के लिए। हैबर प्रोसेस भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम लोग अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग बोलोगे इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, ठीक है। अब ये अमोनिया क्या चीज होती है, अमोनिया मिल के बना होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, जिसका फार्मूला होता है NH3। तो अमोनिया NH3 को बोला जाता है, जो कि मुख्तलिफ तरीकों के जरिए हम लोग मुख्तलिफ पर्पज में इस्तेमाल करते हैं उसको, ठीक है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डेली लाइफ के अंदर, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मुख्तलिफ चीज़ों की चीज़ें बनाने के अंदर, ठीक है। जिस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस में हम लोग देख लें, ये आप लोगों के पास फर्टिलाइजर्स के लिए इस्तेमाल होता है, जो आप लोगों के पास खादें बनती है ना, यूरिया वगैरह जो आप लोग इस्तेमाल करते हो, इस सब के अंदर अमोनिया का बेहतरीन रोल होता है, ठीक है। ये क्योंकि मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक्सप्लोसिव के तौर पर इस्तेमाल होता है,
ठीक है। जो आप लोगों के पास बारूद वगैरह हथियार वगैरह बनाए जाते हैं, जो गोली के अंदर आप लोग बारूद इस्तेमाल करते हो इस तरीके से, तो अमोनिया वहाँ पर इस्तेमाल होता है, उससे बनाया जाता है। ठीक है। मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स भी इससे ही बनते हैं। ठीक है। केमिकल्स भी इससे बनते हैं। मुख्तलिफ तरह की आप लोगों के पास जो घरों में क्लीनिंग पर्पज़ के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करते हो, जिस तरह डिटर्जेंट्स वगैरह, उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये मुख्तलिफ तरह के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इसका इंडस्ट्री रोल ज़्यादा है। इंडस्ट्री के अंदर इसका रोल इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट हम लोग बोलेंगे अमोनिया मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर कमी हो जाएगी, उसकी प्रोडक्ट के अंदर कमी आ जाएगी, तो फिर वो इंपॉर्टेंस इसकी गिर जाएगी। तो हम लोग इसलिए बोलते हैं कि ये जो आप लोगों के पास इंडस्ट्री का रोल प्ले करता है एज आप लोगों के पास ओवरऑल द प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट बनाने के ऊपर इसका अहम रोल होता है। ठीक है। हर चीज़ के अंदर तकरीबन ये इस्तेमाल हो रहा है, हर चीज़ के अंदर नहीं, जो मेन है। ठीक है। मैंने आप लोगों के सामने लिखे। तो अब आ जाते हैं हाइपर प्रोसेस के पास तरफ दोबारा, कि हाइपर प्रोसेस बेसिकली हम लोग अमोनिया को बनाते कैसे। फिर गिने चुने 5 स्टेप्स याद रखने। ठीक है। फिंगर टिप्स पे याद रख लें 5 स्टेप्स, तो ये आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके लिए चीज़ें क्या रिक्वायर्ड है। तो आप लोग इसका फार्मूला याद रखें, NH3 NH3 NH3। तो ये अमोनिया का फार्मूला NH3। तो NH3 के अंदर 2 एटम्स का इस्तेमाल हुआ है। कौन से 2 एटम्स, इसको समझें। 2 कौन से एटम्स हैं, एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन। तो हमें चीज़ें भी तो कितनी ही चाहिए, 2 ही चाहिए। कौन कौन सी, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन। अब कहाँ से मिलेंगे आप, तो अब ये चीज़ें देखनी है कि पहला आ गया हमारे पास नाइट्रोजन गैस चाहिए, जो कि आप लोगों को एयर के अंदर से मिल जाएगी बआसानी, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे पास 71% है तकरीबन हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, तो ये मिलनी मुश्किल नहीं है, ये तो आसानी से मिलेगी। अब मिलेगी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मिकदार कम है, तो हाइड्रोजन हमें सेकंड मिलेगी। अब हाइड्रोजन हमने कहाँ से लेनी है, या आप लोग लेते हो मीथेन से। किससे, मीथेन से। मीथेन क्या चीज़ होती है, इसको बोलते हैं CH4, तो इससे निकाली जाती है हाइड्रोजन। अब यहाँ पे सवाल है भाई हमने मीथेन ही क्यों यूज़ की, भाई हाइड्रोजन तो हम किसी और से भी ले सकते हैं। और बेसिकली मीथेन हमें इसलिए यूज़ किया, एक नेचुरल गैस है और बआसानी हम लोगों को हर जगह पे प्रोवाइड हो रही है। अब ये नेचुरल गैस किस तरह, जो भाई घरों में आने वाली गैस है ना, वो मीथेन ही होती है। वो क्या होती है, मीथेन ही होती है। ठीक है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और घरों में इस्तेमाल होता है ज़्यादातर नेचुरल पर्पज़ के लिए। नेचुरल चीज़ है ना, तो घरों में आती है गैस, हम लोग बनने वगैरह से इस्तेमाल करते हैं। तो ये बआसानी मिल रही है, तो हम लोग यहाँ से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, निकाला जाएगा। ठीक है। कौन सा प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस इस्तेमाल किया जाएगा कि इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा, ये अल्काइल बन जाएंगे। ठीक है। तो एक हाइड्रोजन हम लोग निकाल लेंगे इसमें से। लेकिन आप लोग सिंपल याद रखें, इतनी डिटेल में आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझ आ गई है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग नाइट्रोजन कहाँ से लोगे, गैस एनवायरनमेंट से। और सेकेंड, हाइड्रोजन कहाँ से मिलनी चाहिए, मीथेन। मीथेन गैस से आप लोग निकालोगे। मीथेन क्या है, नेचुरल गैस है। क्या है, एक नेचुरल गैस है। ठीक है। अब इसका केमिकल रिएक्शन कैसे होगा, देखिए यहाँ पे N2, जब भी दोनों मिलेंगी तो 2NH3 या आप लोग बोलें, आप लोगों के पास इस तरीके से अमोनिया की प्रोडक्शन करेंगी। क्या करेंगी, अमोनिया की प्रोडक्शन करेंगी। तो आप लोग इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगा दो, तो ये आप लोग क्या बन देंगे, 2NH3। तो यही आप लोगों के पास रिएक्शन को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जहाँ पे नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो ये आप लोगों के पास मिलके क्या बनाएंगे, अमोनिया बनाएंगे। ठीक है। मैं यहाँ से थोड़ा सा नाइट्रोजन को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाइट्रोजन आप लोगों के पास 5th ग्रुप्स का एलिमेंट है। ठीक है। 5th ग्रुप क्या, तो आप लोग याद रखिएगा इसके आउटर शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो इसके पास 3 बॉन्ड की कमी होती है। ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये 3 बॉन्ड बनाता है, तो 8 पूरे हो जाते हैं। कैसे बनाएगा 3 बॉन्ड, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ कि NH3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है। ये आप लोगों के पास नहीं बना हुआ, तो याद रखिएगा यहाँ पे आप लोगों के पास अमोनिया का स्ट्रक्चर बनने वाला है। नाइट्रोजन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर लोन पेयर आ जाते हैं। ठीक है। जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, बाकी 3 जो हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। और किसके साथ लेंगे, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ, एक तीसरे हाइड्रोजन के साथ। तो एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके से बनेंगे। अब इससे आप लोगों को रेशो पता चल गई होगी कि भाई रेशो कितनी है यहाँ पे नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन 1 होगा, उसके मुकाबले में हाइड्रोजन कितने होंगे, 3। तो रेशो क्या बन गई, 1:3। तो अब यहाँ से हम लोग कंडीशंस की तरफ आएंगे। कंडीशन ऑफ हाइबर प्रोसेस के, हाइबर प्रोसेस के लिए कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड हैं, कि अब इस रिएक्शन को करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तब ये आप लोगों के पास अमोनिया बनेगा। डायरेक्टली नहीं है, मिक्स किया तो बन गया। ठीक है। कुछ प्रोसेस इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो याद रखिएगा, पहला मिक्सिंग। पहला मिक्सिंग का क्या मतलब है कि आप लोग इनको कैसे मिक्स करेंगे, कितनी कितनी रेशो दोनों की उठाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई एक नाइट्रोजन का आप लोग सिलेंडर लगा लो, एक दूसरा हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर लगा लो, अमोनिया बनता हुआ निकल जा रहा है, ऐसा नहीं होता।
फिक्स रेशो होनी चाहिए। याद रखिएगा, आप लोगों ने पढ़ा है कंपाउंड बनाने के लिए, कोई भी कंपाउंड है उसके लिए रेशो फिक्स होनी चाहिए, तादाद फिक्स होनी चाहिए। एक नाइट्रोजन इस्तेमाल कर रहे हैं उसके मुकाबले में 3 हाइड्रोजन इस्तेमाल करने, एक 3 मतलब कि ज़्यादा आगे पीछे करोगे नया प्रोडक्ट बन जाएगा लेकिन अमोनिया नहीं बनेगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये मिक्सिंग चैम्बर होता है, पहला चैम्बर, इसमें आप लोग H2 और N2 दोनों गैसेस को मिक्स करते हो लेकिन विद द रेशो, फिक्स रेशो के साथ। अब रेशो कितनी हो, 1:3। 1:3 हमें क्या बन रही है कि 1 ऑफ हाइड्रोजन, 1 ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 ऑफ हाइड्रोजन। तो ये रेशो आप लोगों ने रख के इनको मिक्स करना है। कौन कौन सी रेशो, 1:3, नाइट्रोजन की 1 और जो हाइड्रोजन है उसकी 3। यहाँ पे भी देखें 3 है ना, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1:3। तो यहाँ से डायरेक्टली पता चल रहा है कि आप लोगों के पास रेशो कितनी है, 1:3। तो एक के मुकाबले में 3, तो ये 1:3 होनी चाहिए। अब नेक्स्ट चैम्बर आएगा, अब मिक्स करने के बाद नेक्स्ट चैम्बर किधर गुजारोगे, यहाँ पे इन दोनों को उठाया, मिक्स किया, उठा के नेक्स्ट चैम्बर में भेज दिया, जिसका नाम है कंप्रेस्ड चैम्बर, कंप्रेशन चैम्बर। इस कंप्रेशन चैम्बर का क्या नाम, कंप्रेशन चैम्बर का नाम कंप्रेशन चैम्बर हमने क्यों रखा है, इसमें कंप्रेस किया जाएगा गैसेस को, जारी बात है, नाम से पता चल रहा है कि इसको यहाँ पे क्या किया जाएगा, गैसेस को कंप्रेस किया जाएगा। ठीक है, कंप्रेस किस तरीके से किया जाएगा, कंप्रेस हमेशा आप लोग किस तरीके से करते हो, कंप्रेस हमेशा आप लोग करते हो प्रेशर अप्लाई करके। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, प्रेशर को अप्लाई करते हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। सिंपल याद रख लो यार, प्रेशर आप रखना कितने हैं, प्रेशर को आप लोग इंक्रीज करोगे। अब कितना इंक्रीज करना, बोलते हैं 200 ATM से लेकर 500 ATM के दरमियान प्रेशर रखना है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर आप लोगों ने अप्लाई करना है, इतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना है कि गैसेस बिल्कुल कंप्रेस फॉर्म में एक दूसरे के करीब होकर रिएक्शन परफॉर्म करें। ठीक है, क्या परफॉर्म करें, रिएक्शन परफॉर्म करें तेज़ी से, तब आगे जब अगले चैम्बर में जाएंगी तेज़ी से मूव करेंगी। तो आप लोग क्या करते हो, इनको कंप्रेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो और फिर क्या कर देते हो, डिलीवर किया जाता है नेक्स्ट चैम्बर के अंदर। ठीक है, यहां पर सिर्फ आप लोग इसको कंप्रेस करते हो, सिर्फ इसको कंप्रेस करते हो। जब आप लोग इसको कंप्रेस करते हो तो जब इसकी स्पीड भी बढ़ती है और ये दूसरे करीब होते हैं तो रिएक्शन परफॉर्म करते हो, नेक्स्ट चैम्बर में आप लोग इन्हें भेज देते हो। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे नेक्स्ट चैम्बर में आप लोग भेजते हो तो आप लोगों के पास नेक्स्ट चैम्बर में क्या होगा, नेक्स्ट चैम्बर का नाम है कैटालिस्टिक चैम्बर। तो लफ्ज का लफ्ज देखें, यहाँ पर किसका लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कैटलिस्ट का। किसका, कैटलिस्ट का। तो मतलब इस चैम्बर के आप लोगों ने अंदर कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब वहां से आप लोगों के पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंप्रेस्ड फॉर्म में नेक्स्ट आ गई। नेक्स्ट कौन से चैम्बर में आई, कैटालिस्टिक चैम्बर में। ठीक है, अब ये कैटालिटिक चैम्बर के अंदर कैटलिस्ट का इस्तेमाल होगी। कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल करना है, आयरन। लेकिन एक चीज और याद रखनी है, यहाँ पे टेम्परेचर भी एक ज्यादा करना है। ठीक है, टेम्परेचर भी ज़्यादा करना और वो 450 सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, 450 सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये वो चैम्बर है, याद रखिएगा, ये वो चैम्बर है जहाँ पर अमोनिया प्रोडक्ट बन जाती है, अमोनिया बन जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ आ गई, यहाँ पर अमोनिया बन जाता है। ठीक है, टेम्परेचर इतना हाई दिया हुआ होता है, यहाँ पे चैम्बर के अंदर अमोनिया गैसेस की फॉर्म में, NH3 गैस की फॉर्म में बनती है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के पास NH3 बनती है लेकिन वो किस फॉर्म में, गैस की फॉर्म में, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई होता है तो ये गैसेस की फॉर्म में बनती है। यहाँ पर आयरन को हम लोग कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और टेम्परेचर 450 सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं तो अमोनिया बन जाती है। ये वाला रिएक्शन यहाँ पर हो जाता है और अमोनिया बनती है, लेकिन गैस की फॉर्म में। हमें गैस की फॉर्म में लेना मुश्किल होता है तो हमें से अब यहाँ तक आप लोग कंप्लीट हो गया, लेकिन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है जिसमें हमें लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना सिखाया जा रहा है कि हम लोग अब अमोनिया को लिक्विड फॉर्म में कैसे कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चैम्बर का नाम है इसलिए कूलिंग चैम्बर या रेफ्रिजरेटेड ब्राइन सोल्यूशन चैम्बर। ठीक है, अब यहाँ पे ब्राइन सोल्यूशन का नाम इस्तेमाल हुआ है। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है पहले वो सीख ले। ब्राइन बोलते हैं NaCl सोल्यूशन को। ठीक है, NaCl सोल्यूशन, इसका क्या काम होता है, कूल करना। किसको, कूल NH3। तो इससे NH3 को जब कूल किया जाता है तो ये गैस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में। ये गैस फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में। अब ये जो लिक्विड फॉर्म में आप लोगों के पास कन्वर्ट हुई है इसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है,
लास्ट जो चौथा चैम्बर है जिसके अंदर कूलिंग चैम्बर जिसका नाम है, ये क्या करता है, गैस अमोनिया जो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट बनी है उसको हम लोग लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। किसकी वजह से, उसका टेम्परेचर कम करके। कैसे, ब्राइन सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हुए। और याद रखिएगा, और इधर से ही हमें 12% तक NH3 मिल जाता है। ठीक है, इस चैम्बर के अंदर हमें प्योर लिक्विड फॉर्म में 12% अमोनिया मिल जाता है। अब बाकी किधर जाता है, बाकी आता है रिसाइकलिंग चैम्बर में। रिसाइकलिंग चैम्बर क्या होता है, रिसाइकलिंग चैम्बर क्या करता है, इसका काम देखिए। ये क्या करता है, जो बचे हुए अनयूज्ड NH3 है ना, इनके पास जो हमारे पास अनयूज्ड हुए हैं, अभी तक नहीं बने, जो अनयूज्ड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस को क्या किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है। रिसाइकिल का क्या मतलब होता है, उसे दोबारा पहले चैम्बर में भेजता है। यहाँ से मतलब जो लास्ट से बना है ना, उठा के कौन से चैम्बर के अंदर भेज देगा, इसके अंदर। ठीक है, कंप्रेशन चैम्बर के अंदर बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट चैम्बर में, कैटालिटिक चैम्बर में दोबारा आएगा या कंप्रेस चैम्बर में, तो वहां से दोबारा अमोनिया बनाएगा। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होगा जब तक सारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये एक रिसाइकिल है। इसे रिसाइकिल इसलिए बोलते हैं, जो अमोनिया बन गया वो तो हमने निकाल लिया, लेकिन जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया के अंदर कन्वर्ट नहीं हुई वो दोबारा वापस आएंगी, दोबारा प्रोसेस से गुजरेंगी, उसी प्रोसेस से जिससे पहले अमोनिया गुजरा है। जैसे अमोनिया बना है तो इस पूरे प्रोसेस से दोबारा वो गुजरेंगी। ठीक है, याद रखनी है। अब आ जाते हैं फेवरेबल कंडीशंस अकॉर्डिंग टू ले चित्रियल प्रिंसिपल। ले चित्रियल प्रिंसिपल क्या होता है, ये बोलता है कि अगर हम लोग किसी चीज के अंदर चेंज लाने की कोशिश करेंगे, अगर किसी चीज के अंदर चेंज लाने के अंदर कोशिश करेंगे, वो क्या करेगा, दोबारा उस चेंज को रिजिस्ट करेगा, वो उस चेंज को रिजिस्ट करेगा और अपने आप को दोबारा स्टेबल कंडीशन के अंदर लाएगा। मतलब अगर हम लोग कोई भी कंडीशन है उसके अंदर हम लोग प्रेशर चेंज करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं, कोई भी चीज़ चेंज करते हैं, तो वो जो चीज़ है या वो जो सिस्टम है वो अपने आप को दोबारा पहली जैसी कंडीशन के अंदर, जिस कंडीशन के अंदर वो पहले स्टेबल था उसके अंदर लाने की कोशिश करता है। इसको बोलते हैं ली चित्रियल प्रिंसिपल। ठीक है, अब फेवरेबल कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, हैबर प्रोसेस के लिए पूछ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे वॉल्यूम को लो करना है। वॉल्यूम लो करने का मकसद ये है कि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन तेज करना है, रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करना है। ठीक है, तो और सेकंड चीज जो आप लोगों के पास चाहिए, अब वॉल्यूम को लो करने के लिए प्रेशर को ज्यादा करना पड़ेगा। तो प्रेशर को कैसे इंक्रीज करना है या कितना इंक्रीज करना है, याद रखिएगा। प्रेशर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंप्रेसर। ठीक है, तो ये क्या करता है, एयर को या कोई भी गैस इस्तेमाल की हुई उनको कंप्रेस करता है। ठीक है, उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है। कितना प्रेशर अप्लाई करता है, 200 ATM प्रेशर। ठीक है, इतना प्रेशर अप्लाई करके उसको क्या नाम है, उसके अंदर कन्वर्ट कर देता है कंप्रेस फॉर्म में, उनकी वो गैसेस को एक दूसरे के करीब लाता है रिएक्शन को ज्यादा करने के लिए। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस है ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा टेम्परेचर का ही बताया गया और टेम्परेचर 450 सेल्सियस टेम्परेचर रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसको डायग्रामेटिकली एक ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है, इस डायग्राम से आप लोगों को ओवरव्यू से पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोसेस कहाँ हो रहा है। सबसे पहले आप लोगों के पास, आप लोगों ने नाइट्रोजन हाइड्रोजन ले ली, उसको दाखिल किया मिक्सिंग चैम्बर के अंदर। ये जो पहले वाला है इसके अंदर मिक्सिंग चैम्बर के अंदर डाला। ठीक है, इस चैम्बर के अंदर डालने के बाद ये आगे गया, यहाँ से हमें पता चल गया कितनी नाइट्रोजन की रेशियो रखनी है, कितनी हाइड्रोजन की रेशियो रखनी है। नेक्स्ट आएगा कंप्रेसर चैम्बर के अंदर। ठीक है, कंप्रेसर के अंदर, इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, 200 से 500 ATM प्रेशर देके इसको क्या करना है, कंप्रेस करना है गैसेस को। गैसेस यहाँ कंप्रेस होगी, नेक्स्ट प्रोसेस में चलेगी। इस ऊपर वाले को छोड़ें, ये जो बिल्कुल सीधा गया ना ये वाला, इसको देखें, ये नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा नेक्स्ट चैम्बर के अंदर जिसका नाम है कैटालिस्टिक चैम्बर। अब ये कैटालिस्टिक चैम्बर के अंदर ये जो ब्लैक लगाया हुआ है मैंने, आयरन कैटालिस्ट लगाया हुआ है, तो मतलब ये अब गुजरेंगी जितनी ये जो गैसेस आई हैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये कैटालिस्टिक चैम्बर आयरन के पास से गुजरेंगी। आयरन इसको स्पीड अप करेगा और यहाँ पर अमोनिया की प्रोडक्शन करेगा। यहाँ अमोनिया बन गया, अब अमोनिया जाएगा नेक्स्ट चैम्बर में जो कि कूलेंट चैम्बर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग क्या यूज करवाते हो, कूलेंट। कौन सा कूलेंट इस्तेमाल करते हैं, ब्राइन सोल्यूशन NaCl है हमारे पास कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। कूलेंट एंटर करवाया, यहाँ से कूलेंट बाहर, इसका क्या है, नाइट्रोजन जो यहाँ पे गैसेस फॉर्म में मौजूद है ना, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ से हम लोग इसको नाइट्रोजन NH3 अमोनिया को कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अब लोग बोला है कि जो हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है वो तो गैसेस फॉर्म में है, वो तो हमें नहीं चाहिए। तो वो क्या करें, क्योंकि हमें अमोनिया चाहिए, अमोनिया तो लिक्विड फॉर्म में ले लिया, लेकिन हाइड्रोजन नाइट्रोजन क्या हो जाएंगे यहाँ से वापस। ठीक है, ये देखें क्या पड़ता है, रिसाइकलिंग चैम्बर, तो यहाँ से ये होता है रिसाइकलिंग चैम्बर। ये क्या कहता है,
हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को वापस भेजता है, कहाँ पर, वापस दोबारा से, ताकि वो कंप्रेस चैम्बर के करीब आए और वहां से नेक्स्ट दोबारा से प्रोसेस कैटलिस्ट से गुजरे और अमोनिया की प्रोडक्शन करें। तो यही था आप लोगों के पास एक ओवरव्यू इस डायग्राम से, ठीक है। नोट करना है जो चीज़ नोट करने, फिर बोल रहा हूँ नोट्स के ऊपर डिटेल से लिखा के लिए अपने नोट ज़रूरी हैं, ठीक है, कंपेयर करने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का ये चैप्टर नंबर 7 का लास्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह, जिसके अंदर हम लोग साइड और मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे और मेटालिक ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके यूजेस और इंपॉर्टेंस वगैरह देखेंगे इंशाल्लाह। तो वो आप लोगों के पास चैप्टर 7 वहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक और हाइड्रोकार्बन, वो चैप्टर ऐसे हैं, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आप लोगों के न्यू ऐड हुए हैं या पुराने भी थे बीच में, लेकिन उसके अंदर कुछ एडवांस किया गया आयोपैक नेमिंग वगैरह, तो वो भी हम लोग डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे। आप लोगों ने घबराना नहीं है, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ठीक है। आप लोग नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं।